तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है स्टार योद्धा बाय मुकेश भैया यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्रैश कोर्स में आपको पूरे चैप्टर का एमसीक्यू कराया जाएगा, पूरे चैप्टर का आपको क्या कराया जाएगी, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे और शॉर्ट नोट्स कराए जाएंगे। जितने भी शॉर्ट नोट्स आपको दो ही सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं, साइंस और मैथ्स। केवल इस साल, अगले साल से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, फुल नोट्स भी मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं अपने चैनल पे, और वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास के। सामाजिक विज्ञान जो होता है उसमें 4 भाग होते हैं, तो उनमें से हम लोग इतिहास के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नेपोलियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? नेपोलियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आप कमेंट में भी अपना आंसर कीजिएगा, जो कि हम देखेंगे, और आप मेरे साथ बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ था। तो बताइए, नेपोलियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या है, कमेंट आप कीजिएगा। आंसर क्या होगा? यूनान। आंसर क्या होगा डियर? यूनान। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो कब हुआ था जी? 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली पूरी तरह से एक साथ कब मिला जी? तो इसका आंसर हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा आपका 1817। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था जी? तो 1817 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है कि लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? लुई फिलिप्स जो थे वो किस देश के शासक थे? तो लुई फिलिप्स अपना जर्मनी के शासक नहीं थे, किसके शासक थे? फ्रांस के शासक थे। ठीक है माय डियर। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो शामिल कौन नहीं था ये गुट में? तो ब्रिटेन नहीं। शामिल कौन नहीं था? शामिल देखिए, शामिल पूछता तो ब्रिटेन भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था और रूस भी शामिल था। तो ये आपसे पूछा है कि कौन शामिल नहीं था? तो शामिल कौन नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जर्मनी। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को आप देखिए। प्रश्न नंबर 6 है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ये बोहेमिया जो है ये किस देश के अधीन था जी? तो किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो है ये किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। ये जो बोहेमिया है ये किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। आप भी मेरे बोलने से पहले आप कमेंट में इसका आंसर करिएगा और बताइएगा कि आपका 40 प्रश्न है इसमें, इस स्लाइड पे आपका 40 में कितना सही हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्या इटली के सम्राट बने थे? एकदम नहीं बाबू। तो कहाँ के सम्राट बने थे? इंग्लैंड बने थे? नहीं बने थे। कहाँ बने थे? जर्मनी का सम्राट बने थे। विलियम प्रथम 1871 में कहाँ के सम्राट बने? तो कहाँ के सम्राट बने थे? जर्मनी के। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें।
सबसे कम समय में आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा एमसीक्यू रिवीजन कराया जाएगा, क्वेश्चंस रिवीजन कराया जाएगा, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 8 नंबर प्रश्न करता है ना बाबू कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो ध्यान से देखिए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मतलब इटली को एकजुट करने में किनका सबसे ज्यादा योगदान था? मेजनी का था, गैरीबाल्टी भी थे, काउंट काबूल ये भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन कौन से हैं जी? तो मेजनी भी है, गैरीबाल्टी भी है, काबूल भी है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 9 नंबर प्रश्न आप देखिए। 9 नंबर प्रश्न है आपके पास कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो किसने किया था जी? अब बताइए। गैरीबाल्टी? नहीं, गैरीबाल्टी इसका आंसर नहीं होगा। मेजनी भी नहीं होगा, क्योंकि गैरीबाल्टी पेशे से नाविक थे और मेजनी एक क्या थे जी? सेनापति थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। लौह, रक्त और लौह की नीति किसने दिए थे जी? तो बिस्मार्क साहब दिए थे। कौन दिए थे? बिस्मार्क। आपके दिमाग में चलना चाहिए, जैसे प्रश्न आ जाए कि रक्त और लौह की नीति की अवलंबन किसने किया था, तो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? पूरी तरह से इटली का एकीकरण किसके योगदान से हुआ था? मेजनी? नहीं। काउंट काबूल? नहीं। विक्टर इमैनुअल? नहीं। सॉरी, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण पूर्ण होने में ना मेजनी का भी योगदान है, काउंट काबूल का भी योगदान है, विक्टर इमैनुअल का भी योगदान है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। फिर से ध्यान से समझिए, इनमें से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? तो इटली को एक साथ करने के लिए, ये पूरी तरह से एक साथ लाने में किनका किनका हाथ था जी? तो मेजनी का भी हाथ था, काउंट काबूल का भी हाथ था और विक्टर इमैनुअल का भी हाथ था। तो राइट आंसर अपना बी होगा, इनमें से सभी। 11 नंबर प्रश्न, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जो हीगेल थे वो किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे? नहीं। इटली? नहीं। तो किसके दार्शनिक थे जी? तो जर्मनी के दार्शनिक थे। हीगेल किस देश के दार्शनिक थे? तो हीगेल किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। 12 नंबर प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो कब हुआ? 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था जी? तो किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपसे प्रश्न पूछेगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आंसर इसका क्या होगा? ये लुई 18 एकदम नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 बोलता है, ध्यान से समझिए, आपको अगर वीडियो मेरा समझ में आता है ना तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको पूरे ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा दिया जाएगा और पूरे सब्जेक्टिव का तैयारी करा दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वियना कांग्रेस बना था इसका मेन उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनः स्थापित करना? एकदम नहीं। लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना? एकदम नहीं। राजतंत्र को पुनः स्थापित करना?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वियना कांग्रेस चाहता था कि कौन स्वतंत्र हो जी? राष्ट्रपति। वियना कांग्रेस क्या चाहता था? राष्ट्रपति चाहता। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आपको पता है कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। अगला प्रश्न है आपके पास कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी थे इनका संबंध किससे था जी? तो लाल सेना से था। इनसे था लाल सेना से। मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का आपका संबंध जो था ना, मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। किससे था? कार्बोनरी दल से। लाल सेना नहीं होगा। मेजनी का संबंध किनसे था जी? तो कार्बोनरी दल से था। 17 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है बाबू, 17 नंबर कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जो है वो बाबू जर्मनी में स्थित है। जेना विश्वविद्यालय कहाँ पे है जी? तो जर्मनी। 18 नंबर प्रश्न बोला है कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? इससे आपसे प्रश्न पूछेगा कोसुत का संबंध किस देश से है? तो कोसुत का संबंध अगर हम बोले ना, कोसुत का संबंध तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, यूनान से नहीं है, पोलैंड से नहीं है, कौन से? हंगरी से। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया? हंगरी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर ये 18। कोसुत का संबंध किससे था? तो कोसुत का संबंध किससे है जी? हंगरी से। किससे है? हंगरी से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन ये हो गया है 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, देखिए अब आप बताइएगा कि 20 में आपका कितना सही हुआ था। आप बताइएगा कि 20 में आपका प्रश्न कितना सही हुआ था। आगे है कि जालबेरिन संबंधित है। तो जालबेरिन व्यापारियों से संबंधित है। किनसे संबंधित है जी? व्यापारियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, जिनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा की संधि कब हुई थी? तो 1954। कब हुई थी? 1954 में। अगला प्रश्न है आपके पास 22 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे क्या किया था जी? नियुक्त किया था। किस पद पे? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन विरोधी होना चाहिए? विरोधी निम्नलिखित में से कौन था? इटली और जर्मनी का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन है जी? तो वो थे अपने कौन थे? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न जो है ना, ये बोल रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? तो लुई 16वां को फांसी दिया गया था 1793। 1793। 25 नंबर जो है ये पूछ रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण किया। कौन किया था जी? जापान आत्मसमर्पण किया। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा आप बताइए कौन था जी? तो विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल।
27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रभु कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ। तो 1830 का क्रांति हुआ फ्रांस में उसके बाद वहां का शासक किस प्रकार का था। तो वहां का शासक था संवैधानिक। कौन सा था? संवैधानिक। 1830 के क्रांति के बाद वहां का शासक व्यवस्था कैसा था? संवैधानिक राष्ट्र। कैसा था? संवैधानिक राष्ट्र। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है जी? तो बिस्मार्क है। कौन है? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का जो अपना प्रमुख वास्तुकार किसको बोला जाता है? बिस्मार्क को बोला जाता है। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए अगर बोले ना कौन नहीं है? बिस्मार्क है। कौन है? बिस्मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सबको पता है, बच्चा पता है कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। आपने पढ़ा है ना कि यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की। ठीक है, अब आप बता दो कि 30 में आपका कितना नंबर है। 30 में आपने कितना प्राप्त किया। जिस बच्चा का 40 में 40 मार्क्स आएगा ना वो बच्चा अपना हार्ट बना के मिलेगा। इमोजी, हार्ट का इमोजी बनाएगा या वो स्माइल कर सकता है। क्या कर सकता है? स्माइल। आपका अगर यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, आप ऑनलाइन बैठो घर पे और जैसे जैसे हम करा रहे हैं मेरे साथ सब करो। अगर आपका टोटल सही हो रहा है तो आप बेस्ट हो, और जो आपको याद नहीं है उसको कॉपी में प्लीज लिख लो और उसको याद करो। ऐसा नहीं है कि नहीं चलिए सब पढ़ा रहा है, भैया पढ़ा रहा है, ऐसे मोबाइल में देखे जा रहे हैं और मूवी की तरह देख लिए और फिर मूवी की तरह भूल भी गए। तो आपको जो प्रश्न याद है बहुत बढ़िया, जो प्रश्न नहीं याद है उसको हम कॉपी में लिख लेंगे या पुनः एक बार वीडियो देखेंगे, फिर भी नहीं याद होगा ना तो उसको कॉपी में लिख करके याद करें। ठीक है, चलिए करते हैं। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 64 में नहीं, 66 में नहीं, 1870 में नहीं, 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया? कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी के जो क्षतिपूर्ण राशि थे उसको कम कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? क्योबेटो सम्मेलन? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। वियना सम्मेलन? नहीं। रियो डी? नहीं। कौन होगा? तो होगा लौसुने सम्मेलन। ये इसका डी राइट आंसर है। आगे बढ़े माय डियर, चलिए प्रश्न संख्या आपका आ जाता है 33 प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में अभी आपको पढ़ाया गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि। किसकी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 34 नंबर में है कि कार्बन नदी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बन नदी की स्थापना हुई थी 1810। कब हुई थी? 1810 में। 35 नंबर, ये तो मैंने ऐसा है ना, ये प्रश्न बिहार बोर्ड वाले का भी फेमस है। ठीक है, बिहार की गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सबको पता है, सिपाही नहीं, किसान नहीं, क्या जमींदार नहीं, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। प्रश्न संख्या 36 जो है ये बोल रहा है आपसे कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे जी? तो विलियम प्रथम प्रसा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? प्रसा। आपसे पूछेगा कि प्रसा के शासक
कौन थे? तो विलियम प्रथम या विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? तो प्रसा के। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन ये है कि जलबेराइन की स्थापना किस राजा ने की थी? तो सॉरी, जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जलबेराइन की स्थापना करने वाला जो राज्य है वो प्रसा है। कौन है? प्रसा है। चलिए आगे बढ़े। और 38 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 38 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा एकदम में ना, तब कौन बाबू? प्रसा डेनमार्क एकदम में ना, कौन सी? प्रसा फ्रांस में। कहाँ बोल रहे हैं? प्रसा फ्रांस में। सेडान की युद्ध केकरा बीच में बोल रहा है वो? तो केकरा बीच में बोल रहा है? तो प्रसा और फ्रांस के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था। या सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। पर ये ना सुना, समझ में आ रहा है ना चीजें? एकदम पूरा एकदम मैंने याद कर जाना है चीजों को। एग्जाम हॉल में पेपर जब आपके सामने है ना, तो पेपर देख करके जैसे टीचर्स जाए आप टक 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 अब लगा करके बैठ जाओ, सर अब हमको सब्जेक्टिव लिखना है। तो आप एग्जाम हॉल में ना जितना जल्दी आप ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव बनाने वाला टाइमिंग है ना, मेरे अगर अनुसार देखा जाए तो जो आपका सोशल साइंस में 80 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपको 40 ही क्वेश्चंस बनाने होंगे, आपको बहुत ज्यादा समय लेना है, बहुत ज्यादा समय लेना है, तो 20 से 25 मिनट इतने देर में आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो जाना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो या फिर मैथ्स हो, किसी का भी ऑब्जेक्टिव आपका 20 से 25 मिनट, चलो मैथ्स में बनाना होता है तो उसमें आप 35 से 40 मिनट ले लो। आप जितना पहले ऑब्जेक्टिव बनाओगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम मिलेगा और उतना बढ़िया से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिख सकते हो। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका राइटिंग बढ़िया होना चाहिए। आप चीजों को बहुत बढ़िया से लिखा करो, ज्यादा काट, जैसे मान लो कोई चीज यहाँ पे हम लिखे, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कुछ लिखे, जैसे हमको राजा लिखना था, हम लिख दिए राजा लिखना था, हम रोजा लिख दिए। अभी मेरा गलती होगा तो कितना बच्चा ऐसे इसको करता है, ये गलत तरीका है। आपका जो चीज गलत हो गया, आपका जो चीज गलत हो गया उसको एक लाइन में काट, ठीक है? तो ये कब होगा? आपके पास टाइमिंग कब बचेंगी? जब आपका ऑब्जेक्टिव का पूरी तरह से आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहेंगे, सब्जेक्टिव के लिए जब पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ऐसा ना हो कि आपके हाथ में प्रश्न पत्र है और आप सोचे जा रहे हो कि क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते ही आपके अंदर खुशी आना चाहिए, ये तो भैया सब पढ़ा के भेजा है, ठीक है भाई डियर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? कौन कौन सा जी? इटली और जर्मनी। ये बात पूछने वाली है, ये बात बताओ पूछने वाली है कि इटली और जर्मनी किस महादेश में आएगा। सबको पता है, बच्चा को पता है यूरोप महादेश में आता है। ये जो इटली और जर्मनी किस महादेश में आता है जी? तो यूरोप महादेश में आता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप क्या है जी? एक महादेश है। महादेश में जब बहुत सारे देश मिलते हैं ना, तो किसका निर्माण करते हैं? महादेश का निर्माण करते हैं। और अपना यूरोप क्या है जी? एक महादेश है, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास में। आज की क्लास का आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? तो कितने हैं जी? 3 गो, एकदम में ना 5 गो, एकदम में ना। सही आंसर क्या है? वो 4 गो। सॉरी 4 गो नहीं बाबू, सही आंसर 5 गो। क्या आंसर? 5 गो। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? 5 गो कोड है। क्या कोड है? 5 गो। चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में चैनल को क्या करें, शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए, और आप अपने जीवन में हमेशा स्माइल करते रहें। चलिए, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। ये वीडियो जितने भी बच्चे हैं ना, इनको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो देखने का 2-3 फायदा बाबू, आपको जहाँ पे स्पीड बढ़ाने हैं आप स्पीड बढ़ा सकते हो, जहाँ पे आपको स्पीड स्लो करना है वहाँ पे आप स्लो कर सकते हो, और आप इत्मीनान से आराम से आप वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।